नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। आज हम इंडियन पॉलिटी की क्लास के अंतर्गत समझेंगे कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे होता है। साथ ही राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जो आयोग गठित किए गए थे, जैसे कि धर आयोग, जेवीपी समिति और फजल अली आयोग, इन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ ही हम जानेंगे इन्होंने सिफारिशें क्या दी, इनकी सिफारिशों के बारे में जानेंगे और प्रमुख राज्यों का गठन कब होता है और राज्यों के गठन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी को हम इस क्लास में जानने वाले हैं। तो देखिए, इस टॉपिक से जो प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम में कुछ इस प्रकार से आएंगे। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि गोवा को भारतीय संघ में कब मिलाया गया था, या फिर गोवा भारतीय संघ का कौन से नंबर का राज्य है, या गोवा को कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ऐसे ही आपसे एक स्टेट का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसे कब भारतीय संघ में मिलाया गया था या कब इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इन सभी को हम इस टॉपिक में कवर कर लेंगे, इन सभी प्रश्नों को हम समझ लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, 1950 में जो हमारा संविधान बना था, उस संविधान में भारत के जो क्षेत्र थे उनको 4 ग्रुप्स में बांटा गया था। तो ये 4 ग्रुप हैं जिनमें हमारे भारतीय क्षेत्र थे। इन ग्रुप्स को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इन ग्रुप्स के जो नाम हैं इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में 4 ग्रुप्स थे भारतीय राज्यों के। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट ये है कि जो सबसे लास्ट वाला ग्रुप था, ग्रुप डी, समूह घ, इसमें केवल एक जो क्षेत्र था वो था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद होता क्या है कि जो देश के विभिन्न राज्य हैं, इन राज्यों में मांग उठने लगी पुनर्गठन के लिए कि हमें अलग स्टेट चाहिए। इस तरीके से मांगें उठने लगीं। तो सर्वप्रथम जो मांग उठी वो दक्षिण भारत से उठी थी, हमारे साउथ इंडिया के पार्ट से उठी थी। और जब ये मांग ज़्यादा बढ़ने लगी तो सरकार ने फिर एक आयोग गठित किया, जिसे हम धर आयोग कहते हैं। इसका गठन जून 1948 में किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो की गई थी एस.के. धर के द्वारा की गई थी। इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम भी धर आयोग है। इस आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट में कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता, बल्कि राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाना चाहिए। दरअसल दक्षिण के जो राज्य थे वो चाह रहे थे कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। इसके बाद जब विरोध बढ़ता है तो कांग्रेस ने अपने स्तर पर एक समिति का गठन किया, जिसे हम जेवीपी समिति कहते हैं। इसका गठन दिसंबर 1948 में हुआ था और इसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता रमैया। तो इसीलिए इसको जेवीपी समिति कहा जाता है। आपको इस समिति के सदस्यों के नाम याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसका गठन हुआ था 1948 में दिसंबर में और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की अप्रैल 1949 में। रिपोर्ट में जेवीपी समिति ने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं हो सकता। मतलब जेवीपी समिति ने भी इनकार कर दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्या होता है कि देश में और ज़्यादा हिंसा भड़कने लगती है, विरोध प्रदर्शन होने लगते हैं। और इसी क्रम में क्या होता है कि 1952 में एक कांग्रेसी नेता होते हैं, गांधीवादी नेता होते हैं, पोट्टी श्रीरामल्लू। इन्होंने मांग की कि मद्रास राज्य से अलग करके एक आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए, जहां पर तेलुगुभाषी लोग रहते हैं, उनके लिए एक आंध्र प्रदेश का गठन किया जाना चाहिए। अपनी इसी मांग के लिए वो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और 56 दिनों बाद उनकी डेथ हो जाती, क्योंकि वो भूख हड़ताल कर रहे थे, काफ़ी लंबे टाइम से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। उनकी मृत्यु के बाद फिर हिंसा भड़क जाती है और मजबूरन सरकार को 1 अक्टूबर 1953 को एक भाषाई आधार पर पहला जो राज्य था आंध्र प्रदेश, उसका गठन करते हैं। तो आंध्र प्रदेश का गठन होता है 1953 में पोट्टी श्रीरामल्लू की मृत्यु के बाद। जब हिंसा भड़कती उसके बाद आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो कि भाषाई आधार पर गठित किया गया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश के गठन के बाद देश में कई सारे भागों में भाषाई आधार पर एवं अन्य आधारों पर राज्यों के गठन की मांग बढ़ने लगी थी। इसके बाद सरकार ने फजल अली आयोग का गठन किया था, इसके लिए दिसंबर 1953 में, जिसमें 3 सदस्य थे, फजल अली, के.एम. पारिकर और हृदयनाथ कुंजरू। आपको इन तीनों सदस्यों के नाम याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1955 में। अब देखिए, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। ठीक है, ये भी याद रखना है। 1955 में जब इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इन्होंने कहा
कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है। इन्होंने मतलब यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। और इन्होंने एक बात को इनकार कर दिया कि एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता इंडिया में। फजल अली आयोग की कुछ प्रमुख सिफारिशें थी, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य पुनर्गठन के लिए उन्होंने 4 कारकों की पहचान किए, 4 आधार बताए। वो कौन कौन से हैं? तो भारत की एकता और अखंडता, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता और वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क दिए। साथ ही प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और संवर्धन। ये जो 4 कारक हैं, 4 आधार हैं, इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए बताए थे। अन्य सिफारिशों की बात करें फजल अली आयोग की, तो इन्होंने कहा था कि संविधान में जो 4 आयामी राज्यों का वर्गीकरण है, जो संविधान में 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं राज्यों के, ग्रुप ए बी सी डी, इनको समाप्त करके यहाँ पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाना चाहिए। ये थी आपकी फजल अली आयोग की प्रमुख सिफारिशें। इसके बाद सरकार ने थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ फजल अली आयोग की लगभग सभी बातों को मान लिया और 7वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया संसद में, और इसके तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया, जिसमें राज्यों की 4 आयामी श्रेणी, जो 4 आयामी श्रेणी थी मतलब 4 ग्रुप्स थे, उनको समाप्त कर दिया और 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत। इसमें आपके जो 14 राज्य हैं वो यहाँ पर रेड सर्कल में आपको दिख रहे हैं। इनको याद करने की आपको आवश्यकता नहीं, अगर आप याद करना चाहें तो आपकी मर्जी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना नहीं पूछा जाता। अब आगे देखते हैं। तो देखिए 1956 के बाद फिर जब नए राज्य बनते हैं देश में, उनका गठन कब होता है, इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं महाराष्ट्र और गुजरात। तो महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कैसे होता है इसे देखते हैं। तो बम्बई जो है, बम्बई में 2 भाषी लोग रहते थे, मतलब 2 भाषी लोग रहते थे। एक रहते थे गुजराती बोलने वाले, वहीं दूसरी तरफ मराठी बोलने वाले रहते थे। यहाँ क्या किया गया था 1960 में कि जो गुजराती भाषा बोलने वाले लोग थे उनके लिए गुजरात नामक राज्य का निर्माण किया गया। वहीं मराठी भाषी के लिए महाराष्ट्र का निर्माण किया गया था। गुजरात जो है भारतीय संघ का 15वां राज्य बना था। अब जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि 15वां राज्य बना था गुजरात, तो ये कौन सा राज्य बना था? 15वां राज्य। इसको आपको याद रखना है, जो भी स्टेट आगे आप पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं। अब हम देखते हैं गोवा, दमन एवं दीप। तो 1961 में गोवा, दमन दीप को पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत में मिलाया गया था और गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। बात करें पुदुचेरी की, जो कि 1954 में फ्रांस द्वारा इंडिया को सौंप दिया गया था, मतलब वहाँ पर पहले फ्रांस का शासन था। उसके बाद 1954 में इंडिया को सौंप देता है फ्रांस, जो कि अभी एक यूनियन टेरिटरी है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड 1954 में भारतीय संघ में शामिल होता है और ये भारतीय संघ में 16वां राज्य बनता है नागालैंड। अगला है हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश का गठन कैसे होता है। तो देखिए ये जो पंजाब का एरिया है आपको रेड में दिख रहा है, तो यहाँ पर एक तो पंजाबी बोलने वाले लोग रहते थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ हिंदी भाषी लोग भी थे। तो जो हिंदी भाषी बोलने वाले लोगों का एरिया था उनको मिलाकर यहाँ पर हरियाणा का गठन किया गया था, जो कि भारतीय संघ का 17वां राज्य बना था। और पंजाबी भाषी लोग जो थे पंजाब में रह ही रहे थे। यहाँ पंजाब से सटा हुआ जो एरिया था, पहाड़ी क्षेत्र था जो, उसको हिमाचल प्रदेश का नाम दिया गया और हिमाचल प्रदेश को उस समय यूटी बनाया गया, मतलब 1966 में। और चंडीगढ़ जो एरिया था उसको भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया। हिमाचल प्रदेश को 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है और ये भारतीय संघ का 18वां राज्य बनता है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की बात करें तो ये 1972 में इनको मिलाया जाता है भारतीय संघ में। मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां राज्य बनता है भारतीय संघ में शामिल होने वाले। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में पहले देखिए शाही शासन था, मतलब वहाँ पर एक राजा का शासन था, चोग्याल का शासन था। लेकिन जब 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है तो भारत को यहाँ चोग्याल द्वारा रक्षा, विदेश एवं संचार के मामले सौंप दिए जाते हैं, बाकी अधिकार उसके हाथ में थे। लेकिन 1975 में सिक्किम में एक जनमत होता है और जनमत में चोग्याल का शासन समाप्त हो जाता है। उसके बाद 1975 में भारत में सिक्किम को मिला लिया जाता है और भारत में जो सिक्किम मिलता है वो 22वां राज्य बनता है।
अब हम बात करते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की। तो देखिए 1987 में इन सभी को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया था और मिजोरम 23वां राज्य बना था, अरुणाचल प्रदेश 24वां और गोवा 25वां राज्य बना था भारतीय संघ का। बात करते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की। तो सन 2000 में इन सभी को भारतीय संघ में मिलाया गया था। छत्तीसगढ़ को एमपी से काटकर बनाया गया, वहीं उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज़ को काटकर बनाया गया और झारखंड को बिहार से काटकर बनाया गया था। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, उत्तराखंड 27वां और झारखंड 28वां राज्य बनता है। तेलंगाना जो है 2014 में इसका गठन किया जाता है और ये 20वां राज्य बनता है भारतीय संघ का। तेलंगाना का गठन आंध्र प्रदेश राज्य से काटकर किया जाता है और यहाँ पर जो हैदराबाद होता है वो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना दोनों की संयुक्त राजधानी बनाई जाती है और 10 वर्षों बाद मतलब 2024 में आंध्र प्रदेश अपनी राजधानी अलग बना लेगा, ऐसा कहा गया था। अब हम देखते हैं राज्यों के कुछ नाम बदल दिए गए थे। तो सबसे पहले जो नाम बदला गया था, ऐसा पहला राज्य जो था वो था उत्तर प्रदेश, जिसका सबसे पहले नाम बदला गया था। तो उत्तर प्रदेश का पहले नाम था संयुक्त प्रांत, जिसको बदलकर 1950 में उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। मैसूर राज्य को कर्नाटक में बदला गया और मद्रास से तमिलनाडु, उत्तरांचल को उत्तराखंड कहा गया और उड़ीसा को ओडिशा सन 2011 में इसका नाम बदला गया था और पांडिचेरी को पुदुचेरी 2006 में इसका नाम परिवर्तन किया गया था। तो इस प्रकार हमने भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ था इन सभी के बारे में जान लिया है। और आपसे चलते चलते एक प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं कितने संघ शासित क्षेत्र हैं, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे दें। धन्यवाद।